हेलो दोस्तों, मैं एसपी राजपूत एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी इंस्टीट्यूट पर। इससे जो पिछली वीडियो थी उन सभी वीडियोस में हम लोगों ने वर्णमाला को कम्प्लीटली पढ़ लिया है, यानी कि स्वर और व्यंजन को हमने उनके सारे उच्चारण स्थान और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, अयुग्वाह क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बड़े ही डिटेल से अभी तक की वीडियो में जान ली हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी से आगे, जिस टॉपिक का नाम है क्या, वर्तनी। तो वर्तनी को हम कह सकते हैं क्या कि ये हमारा वर्णमाला का ही एक पार्ट है, यानी कि वर्णमाला से ही रिलेटिव टॉपिक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या कि वर्णमाला पार्ट 2, यानी कि वर्णमाला का ही सेकंड पार्ट हमारा रहेगा वर्तनी। और वर्तनी पढ़ना हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि जब आप वर्तनी पढ़ लेंगे तब आप उसके बाद देखेंगे अपने आप में आप हज़ार कमियां निकाल देंगे कि मेरी जो हिंदी थी वो कितनी कमज़ोर थी, या मैं हिंदी को लिखते समय या उच्चारण करते समय कितनी सारी गलतियाँ करता था। तो वर्तनी पढ़ना हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें आगे चलकर जो हम आगे पढ़ेंगे, संधि, वर्ण विच्छेद, उन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है हमारा वर्तनी टॉपिक। इसलिए वर्तनी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। तो वर्तनी किसे कहते हैं, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि वर्तनी क्या है, तो शायद कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो वर्तनी, जिस प्रकार हम अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग कहते हैं, जैसे कोई शब्द होता है, हम लोग बोलते हैं कि इस शब्द की स्पेलिंग क्या है या इस वर्ण की स्पेलिंग क्या है, तो जो हम अंग्रेजी में स्पेलिंग बोलते हैं उसी को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। रोमन लिपि में, यानी कि अंग्रेजी भाषा में उसे क्या कहते हैं, स्पेलिंग, और हिंदी भाषा में उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, वर्तनी। तो वर्तनी को हम क्या कह सकते हैं, स्पेलिंग भी कह सकते हैं। और स्पेलिंग आप इस तरीके से लिखेंगे, यानी हिंदी में ही लिखेंगे आप, ना कि आप अंग्रेजी में लिखेंगे। हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी भाषा में ही लिखेंगे, स्पेलिंग कहते हैं। और इसी को उर्दू भाषा में हिज्जे कहते हैं। क्या कहते हैं, हिज्जे। हिज्जे किस भाषा में कहते हैं, इसे उर्दू भाषा में। तो आप सबसे पहले वर्तनी की डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन में हमें क्या लिखना है, किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग किए जाते हैं, किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे स्पेलिंग कहते हैं तथा उर्दू भाषा में इसे हिज्जे कहते हैं। हिज्जे, आपको बचपन की कुछ बातें याद होंगी। जब हम लोग हिंदी पढ़ना सीख रहे थे, 1 क्लास या 2 क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में जब हम लोग हिंदी पढ़ना सीख रहे थे, तब हमारे दादाजी या हमारे पापा जो भी हमें पढ़ाते थे, तो वो हमसे बोलते थे कि हिज्जे मिला कर पढ़ो। यानी कि हिज्जे, हम उस टाइम नहीं जानते थे कि हिज्जे क्या होता है। तो हिज्जे वर्तनी को ही, यानी कि स्पेलिंग को ही हम क्या कहते हैं, हिज्जे कहते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, स्पेलिंग, जैसे कोई मैं शब्द लिखता हूं, मैंने लिखा गुड, तो मैंने इसे रोमन लिपि में लिखा, यानी कि अंग्रेजी भाषा में क्या लिखा है, इसे मैंने गुड। यानी कि इस गुड को लिखने में, किसी शब्द के भाव को दर्शाने के लिए जितने इसमें जितने भी वर्ण इसमें प्रयोग हुए, इनको जिस क्रम में रखा गया, इनको, यानी कि हम इसी क्रम में रखेंगे जिस क्रम में इस शब्द का अर्थ निकले। तो मैंने इस शब्द को लिखने के लिए इन वर्णों को इस क्रम में मैंने इनको रखा है। तो इन्हीं की क्या है, इस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ राजा, मैंने क्या लिखा, राजा। हिंदी में मैंने राजा ऐसे इस प्रकार से लिखा, तो इसमें हमारा इसकी वर्तनी क्या होगी, जो राजा है इसमें जो वर्ण हैं, जो राजा शब्द मैंने लिखा है, इस शब्द में हमारे वर्णों का सही क्रम क्या होगा। तो हमें पता है कि ये रा के साथ क्या है, दीर्घ आ, और ये क्या है, जा, और जा के साथ भी क्या है, दीर्घ आ। यानी कि इस प्रकार से ये क्या है, एक वर्णों का क्रम है। तो यही क्रम हमारा क्या कहलाता है, वर्तनी कहलाता है। यदि मैं इनको आगे पीछे कर दूंगा तो फिर क्या है, राजा शब्द क्या हो जाएगा, राजा शब्द में एक बदलाव आ जाएगा, हमारा कोई दूसरा शब्द बन जाएगा। तो हो सकता है शायद उस शब्द का अर्थ निकले भी या फिर नहीं भी निकले। तो हम जब वर्णों को इस प्रकार के क्रम में रखते हैं, जिस क्रम में रखने से जो शब्द बनता है उसका कोई अर्थ निकलता है, तो उस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। ये चीज़ आप समझे होंगे। तो हिज्जे और स्पेलिंग में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कई बार हिज्जे करके पूछ लेता है या स्पेलिंग करके पूछ लेता है, तो उसी को हम क्या वर्तनी कहते हैं, उसी को हिज्जे कहते हैं और उसी को
स्पेलिंग कहते हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, वर्तनी से के संबंधित हमें क्या पढ़ना है, कुछ हमें उच्चारण संबंधी सावधानियाँ पढ़नी हैं और कुछ लेखन संबंधी यानी कि लिखते समय कुछ सावधानियाँ पढ़नी हैं। यानी कि हमें लिखने में हिंदी भाषा को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं उसी के नीचे, लिखते समय सावधानियाँ। लिखते समय सावधानियाँ आप एक मेन हेडिंग के रूप में डालेंगे, लिखते समय सावधानियाँ, जिसके अंतर्गत आप हेडिंग डालेंगे, जिसके अंतर्गत आपको क्या हेडिंग डालना है, हेडिंग आपको नहीं डालना है, उसमें आपको लिखना है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, खा को लिखते समय, जो खा होता है हमारे का वर्ग का द्वितीय वर्ण, खा को लिखते समय, खा को लिखते समय ध्यान दें कि, खा को लिखते समय ध्यान दें कि खा को रब की तरह ना लिखें, खा को रब की तरह ना लिखें। हम लोग इस प्रकार से कई बार लिख देते हैं खा को, तो खा को इस प्रकार से इस रब की तरह ना लिखें, वरना शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो सकता है, वरना शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा खाना, और यदि मैं इस खाना को इस प्रकार से लिखता हूँ, और हम लोग आदत भी हम लोग ज़्यादातर इसी प्रकार से लिखते हैं, तो इस खाना का अर्थ क्या होता है, भोजन, हमें पता है इसका अर्थ होता है भोजन। और इस खाना का अर्थ जो ये यहाँ पर लिखा है खाना, तो यदि मैं इसको शुद्ध रूप से पढ़ूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रवाना। और रवाना का अर्थ होता है चले जाना, क्या होता है, चले जाना। तो आप देखेंगे कि यदि हम इस प्रकार की गलती करते हैं तो हमारे शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। तो आप कहेंगे कि ये सब चीज़ हमें क्यों बताई जा रही है, या फिर इसमें हमें क्या जानना ज़रूरी है, हमारे एग्ज़ाम से रिलेटिव इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें हमें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो क्यों ना उसको बिल्कुल बारीकी से ही पढ़ा जाए। इसलिए आप थोड़ी सी ही बातें इनको अच्छी डिटेल से आप जान लेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप भी कोई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप आगे करने की सोच रहे हों, तो इस चीज़ों का क्या है, हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, जब भी कोई लिखित एग्ज़ाम होता है और उसका लैंग्वेज टाइप हिंदी मीडियम होता है, तो उसमें आपके कम से कम 20% मार्क्स आपकी वर्तनी को देखकर भी क्या काट दिए जाते हैं या उनको ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। जैसे आपका यदि मान लीजिए एग्ज़ाम है आपका जूलॉजी का और आपका उसमें लैंग्वेज टाइप आपका हिंदी मीडियम है, तो उसमें आपके यदि आप इस प्रकार की गलतियाँ करते हैं, इस प्रकार की यदि आप गलतियाँ करते हैं तो उसमें आपके 20% मार्क्स वर्तनी के जो गलतियाँ होती हैं उसके द्वारा भी काट दिए जाते हैं। तो इस आप पहले पॉइंट को क्या याद रखेंगे कि खा को कभी इस तरीके से नहीं लिखेंगे, खा को आप इस तरीके से ही लिखेंगे। आप इसको प्रैक्टिस से आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपने आज ये वीडियो देखी है, तो अब आज के बाद आप इस खा को इसी प्रकार से लिखेंगे, तो आपका 1-2 दिन आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपकी आदत सही हो जाएगी। आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, सिरोरेखा के बारे में। सिरोरेखा, सिरोरेखा के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि सिरोरेखा जो हमारी जो ऊपर वाली लाइन होती है, किसी वर्ण को जब हम लिखते हैं तो ये ऊपर वाली जो लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, सिरोरेखा। और जो ये नीचे वाली लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, खड़ी पाई। तो आप सिरोरेखा के अंतर्गत क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिखना है कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिरोरेखा तोड़ी जाती है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिरोरेखा तोड़ी जाती है, भले ही वो वर्ण शब्द के मध्य में ही क्यों ना आए, भले ही वो वर्ण शब्द के मध्य में ही क्यों ना आए। तो ये लिखने के बाद आप लिखेंगे कि ऐसे वर्ण कौन कौन से होते हैं, यानी कि जैसे में आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं धा, भा और था, और इसके बाद क्या आएगा, शा भी हमारा है, श्रेय भी है, छतरी वाला छ भी है, और ए। यानी कि जो वर्ण जिन जिन वर्णों में ऊपर एक घुंडी होती है, एक ऊपर गोल घुमावदार एक घुंडी होती है, उन वर्णों के ऊपर कभी भी हम सिरोरेखा को पूरा नहीं खींचते हैं। जो ये ऊपर वाली लाइन होती है उसको हम घुंडी के पास तोड़ देते हैं, वरना हमारा गलत हो जाता है, हमारी वर्तनी शुद्ध नहीं मानी जाती है। जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा अधर्म, तो अधर्म को ऊपर में पूरी तरीके से लाइन को नहीं खींच सकता। यहाँ पर मुझे इस
इस ए के ऊपर भी मैं लाइन नहीं खींच सकता और इस ध के ऊपर भी लाइन नहीं खींच सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर शिरोरेखा रेखा को तोड़ना पड़ेगा, तब ये हमारा क्या है, शुद्ध लिखा हुआ माना जाएगा। जैसे आप और भी कोई एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ कक्षा, जैसे मैंने क्या लिया कक्षा, तो यहाँ पर भी क्या छतरी वाले 6 में शिरोरेखा रेखा को हमें तोड़ना पड़ता है। यानी कि आप इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं कि जिन जिन वर्णों में ऊपर गोल घुमावदार घुंडी होती है, इस प्रकार से गोल घुमावदार घुंडी होती है, तो उसके ऊपर कभी भी हमें शिरोरेखा रेखा को नहीं खींचना है। और इस ए के साथ हमारा दीर्घ ए भी शामिल हो जाएगा, ओ भी शामिल हो जाएगा और औ भी शामिल हो जाएगा। लेकिन जो जो ऊ और दीर्घ ऊ है, इनके ऊपर आप शिरोरेखा रेखा को पूरा खींच सकते हैं, इनके ऊपर आप शिरोरेखा रेखा को पूरा खींच सकते हैं। बाकी आ, दीर्घ आ, ओ और औ के ऊपर आप शिरोरेखा रेखा को कभी भी पूरा नहीं खींचेंगे, चाहे भले ही वो क्या है किसी शब्द के मध्य में ही क्यों ना आए हों, आपको शिरोरेखा रेखा को तोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से इन वर्णों में भी ऐसा होता है। एक क्या थी हमारी लिखते समय सावधानियाँ, और लिखते समय हमें कुछ सावधानियाँ और रखनी है। जैसे हम सीधा हमारा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, जिसमें हम लोग हेडिंग, आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं क्या, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण को लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, उनको भी देख लेते हैं। संयुक्त वर्ण क्या कहलाता है, इसी के साथ साथ हम इसे कह सकते हैं क्या, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, इसी को हम कह सकते हैं व्यंजन, व्यंजन गुच्छ। इसी को हम क्या कह सकते हैं, व्यंजन गुच्छ। तो मैंने आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे, मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रेय। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, संयुक्त वर्ण की। यानी कि जो संयुक्त वर्ण हमने वर्णमाला में पढ़े हैं, 4 जो हमने पढ़े हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रेय, वो तो हमारी कहाँ पर है, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हैं। लेकिन उसी प्रकार की कंडीशन जिस प्रकार से संयुक्त व्यंजन में बन रही थी, उस प्रकार की कंडीशन और भी वर्णों के साथ भी बन सकती है। तो क्या उनको भी हमें पढ़ना ज़रूरी है कि कब उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है और उनको क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया संयुक्त वर्ण, संयुक्त अक्षर या व्यंजन गुच्छ। तो यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख कर दूँ, पहले आप इसमें कुछ लाइनें लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें आप क्या लिखेंगे, जब किसी शब्द में 2 या 2 से अधिक, जब किसी शब्द में 2 या 2 से अधिक, जब किसी शब्द में 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ आएँ, जब किसी शब्द में 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ आएँ और उनके मध्य कोई स्वर ना हो, और उनके मध्य कोई स्वर ना हो, तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ आएँ और उनके मध्य कोई स्वर ना हो, तो वो हमारी क्या कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर या व्यंजन गुच्छ। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखता हूँ, मैंने लिखा जन्म, मैंने क्या लिखा, जन्म। यदि मैं इस जन्म का वर्ण विच्छेद करूं, तो हमारा किस प्रकार से होगा, जे में हल चिन्ह लगेगा तो स्वर बाहर निकल के आएगा। ने के साथ कोई भी स्वर नहीं है तो ने हमारा आधा ही रहेगा, और में के अंदर स्वर है और हमारा क्या स्वर निकल के आएगा, ए। तो जन्म का जो हम वर्ण विच्छेद करेंगे वो इस प्रकार से होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ने और में के मध्य कोई भी स्वर नहीं है, और लगातार क्या है, 2 व्यंजन आए हैं, लगातार 2 व्यंजन आए हैं और इनके मध्य कोई भी स्वर नहीं है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन बनती है तो उसे हम क्या, संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण, संयुक्त अक्षर या व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ मिलकर गुथ जाते हैं, एक साथ मिलकर क्या हो जाते हैं, गुथ जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिख के दूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने क्या लिखा, स्त्री। तो स्त्री का यदि मैं वर्ण विच्छेद करूं तो हमारा क्या है, सबसे पहले क्या है, से हमारा पहले से ही आधा है, यानी कि इसमें कोई स्वर नहीं है। उसके बाद हमारा क्या है, त्रे का मैंने आपको निर्माण बताया था कि त्रे का निर्माण किससे होता है, आधे तय से प्लस रे से। त्रे का निर्माण किससे होता है, आधे तय से प्लस रे से। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उनमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं पुरानी वीडियोज़ को। तो यहाँ से हमारा क्या है, शय निकल के आया। उसके बाद से के साथ कोई स्वर नहीं है तो हमारा ऐसा ही रहेगा, इसके अंदर से कोई स्वर नहीं निकलेगा। उसके बाद जो हमारा क्या आएगा, तय भी यहाँ पर क्या रहता है, आधा। जब त्रे का हम लोग निर्माण करते हैं तो हमारा तय कैसा रहता है, आधा।
उसके बाद क्या है रे, रे के साथ क्या है स्वर, स्वर कौन सा है, दीर्घ वाली ई, तो हमारी क्या निकल के आएगी, दीर्घ वाली ई। यानी कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बन रही है जहाँ पर दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं और उनके मध्य में कोई स्वर नहीं है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त। तो वो हमारा क्या, संयुक्त वर्ण, संयुक्त अक्षर, या उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं राष्ट्रीय, मैंने क्या लिखा, राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय का वर्ण विच्छेद हम लोग करके देखते हैं। रा के साथ हमारा दीर्घ स्वर है, दीर्घ ए है, और हमारा क्या है, आधा श, आधा श पहले से है, तो इसमें कोई स्वर नहीं होगा। उसके बाद क्या है, मैंने इस चीज़ के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ाया है कि ये हमारा क्या है, हलंत और रा के पदेन रूप का एक संयुक्त रूप है, जिसे हम पाई रूप भी कहते हैं। इस तरफ का हिस्सा क्या होता है, हल चिन्ह, क्या होता है, हल चिन्ह, और इस तरफ का हिस्सा क्या होता है, रा का पदेन रूप, क्या होता है, रा का पदेन रूप। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से चर्चा की हुई है, इसे क्या पाई रूप कहते हैं संयुक्त रूप से। तो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब भी इस पदेन रूप का, जब भी इस रा के पदेन रूप का प्रयोग गोल व्यंजनों के साथ होता है, तो क्या गोल व्यंजनों को आधा करने के लिए क्या होता है, एक हल चिन्ह लगा होता है। तो हल चिन्ह और पदेन रूप जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या, पाई का रूप धारण कर लेते हैं। तो जब हमारा पदेन रूप किसी वर्ण के साथ लगा होता है तो रा तो हमारा कैसा होता है, पूरा होता है, और टा कैसा होता है, आधा। मैंने आपको डिटेल से बताया था ये चीज़। तो यहाँ पर हमारा टे कैसा है, आधा। उसके बाद हमारा क्या है, रे, रे हमारा, रे के साथ कौन सी मात्रा है, दीर्घ ई की, किसकी मात्रा है, दीर्घ ई की। और फिर हमारा क्या है, या, और या से स्वर निकल के क्या आया बाहर, या। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर तीन व्यंजन एक साथ आ रहे हैं, तीन व्यंजन एक साथ आ रहे हैं और इनके मध्य में कोई भी स्वर नहीं है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। क्या, व्यंजन गुच्छ, संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण, इस प्रकार से इसको कहा जाता है। तो आप ये चीज़ समझे होंगे कि संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण क्या होता है। अब इन्हीं एग्जाम्पल के नीचे आप हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे, आपको लिखना है कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जा सकते, कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जा सकते। मैंने आपको डिटेल से बताया था कि कौन कौन से व्यंजन हैं जिनको आधा नहीं लिख सकते। हमारे गोल व्यंजन आ जाते हैं और रा आधा, जो हमारा रा है वो भी हमारा आ जाता है। इनको क्या है, आधा नहीं लिखा जा सकता। कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जा सकते, ब्रैकेट में आप जैसे में लिखेंगे, कोष्टक स्टार्ट करके आप लिखेंगे जैसे अड़े, का वर्ग का हमारा पंचमाक्षर अड़े, छे, टे, ठे, डे, ढे, दे, रे और है, कोष्टक बंद। उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ युग्म करके, उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ युग्म करके लिखा जाता है, उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ युग्म करके लिखा जाता है। सर्वाधिक प्रयोग में होने वाले, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले वर्ण दा, रा और हा हैं। यानी कि मैंने आपको पूरा इन लाइनों में क्या बताया कि कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनको हम आधा नहीं लिख सकते। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था जन्म, तो यहाँ पर मुझे आधा ना का प्रयोग करना है तो मैं इस ना को आधा लिख पाता हूँ, इसलिए मैं उसको इस प्रकार से लिख देता हूँ। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको हम लोग आधा नहीं लिख सकते, जिनको हम लोग आधा नहीं लिख सकते। जैसे मैं लिखूँ दा, इस दा को हम लोग आधा किस प्रकार लिखते हैं, इसके नीचे हल चिन्ह लगाकर। यानी कि इस वर्ण में हम लोग कोई भी काटा पीटी करके इसको आधा नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार के वर्णों के साथ भी जब इस संयुक्त अक्षर वाली कंडीशन बनी तो इसको क्या किया गया कि दूसरे वर्णों के साथ युग्म करके, यानी कि उनको जोड़ करके एक संयुक्त रूप दे दिया गया, जिससे क्या है, नए वर्ण बन गए। तो वो नए वर्ण हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, जिसमें हमारे दा के साथ और हा के साथ और रा के साथ हमारे बनते हैं। यही मोस्ट हैं और जो हमारे ज़्यादा हमारी भाषा में प्रयोग होते हैं, जिनका प्रयोग भी हम लोग ज़्यादातर करते हैं, इसलिए हम दा, रा और हा को पढ़ते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं क्या, दा के संयुक्त वर्ण रूप, दा के संयुक्त वर्ण रूप। आप पहली हेडिंग क्या डाल सकते हैं, दा के संयुक्त वर्ण रूप। सिर्फ 3 ही हमारे वर्ण हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो हमें उन्हीं को पढ़ना है कि हा के साथ किस किस वर्ण के साथ मिलकर संयुक्त रूप बना है और दा के साथ कौन कौन से वर्ण को मिलकर संयुक्त रूप बना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, दा के संयुक्त रूप। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे दा के संयुक्त वर्ण
रूप, द के संयुक्त वर्ण रूप। इसमें पहला जो वर्ण मैं यदि बात करूं तो वो हमारा आपने इस प्रकार से देखा होगा। दूसरा वर्ण आपने इस प्रकार से भी लिखा देखा होगा। तीसरा वर्ण आपने इस प्रकार से भी लिखा देखा होगा। एक वर्ण आपने इस प्रकार से लिखा देखा होगा और एक वर्ण इस प्रकार से भी लिखा देखते हैं हम लोग, और एक वर्ण इस प्रकार से भी हमने लिखा देखा होगा। यानी कि दा के साथ इतने प्रकार के वर्ण, दा के साथ और कुछ वर्ण, एक वर्ण हमारा और मिलाकर इस संयुक्त रूप बनाए गए दा के। तो पहला वर्ण हम लोग देखते हैं। तो पहला जो वर्ण है, ये वर्ण हमारा किस किस से मिलकर बनता है? दा प्लस या, दा प्लस या से मिलकर बनता है। किससे? दा प्लस या से। अब मैं यदि आपसे यहाँ पर पूछूं कि यहाँ पर दा आधा रहेगा या फिर या आधा रहेगा, तो यहाँ पर हमारा दा आधा रहता है। क्या आधा रहता है? दा आधा रहता है। जिसे मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, यदि इस जो दा और वा का संयुक्त रूप है ये एग्जाम्पल, तो यदि कोई वर्ण आपको दे दिया जाता है, जैसे आपको दे दिया जाता है द्वारका। क्या दे दिया जाता है? द्वारका। अब आपसे पूछा जाए कि द्वारका शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, द्वारका शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप वहां पर इस वा को क्या कर देंगे? वा को आप आधा समझेंगे कि वा यहाँ पर कैसा है? आधा। वा कैसा है? आधा। लेकिन यही हम गलती करते हैं। यहाँ पर दा कैसा होता है? आधा। इस दा का जो निर्माण होता है दा और वा के संयुक्त रूप का, ये होता है आधे दे से प्लस वा से। यहाँ पर वा तो हमारा पूरा रहता है, लेकिन दा हमारा कैसा रहता है? आधा। यानी कि जो जो वर्ण आपको छोटे दिखेंगे, जो जो वर्ण आपको छोटे दिखेंगे वो तो क्या रहेंगे? पूरे रहेंगे। और जिस वर्ण के साथ ये लगे होंगे वो कैसा रहेगा? आधा रहेगा। तो यहाँ पर यदि आप इस संयुक्त रूप के बारे में नहीं जानते हैं, यदि हम इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, तो हम आगे चल के वर्ण विच्छेद जैसी चीज़ों में बिल्कुल 100% ही चीज़ें गलत कराएंगे। इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या फिनिश कर लिया है कि जो हमारा दा और वा क्या है? आदि दैसी और वा से मिलकर बनता है। इसका एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हैं क्या? द्वारका। अब मैं यदि इस द्वारका का वर्ण विच्छेद करूँ तो हमें पता है दे हमारा कैसा है? आधा। दे के बाद हमारा क्या आता है? वा। वा में क्या है? दीर्घ। जो ये दीर्घ आ की मात्रा लगी है वो किसके साथ लगी है? वा के साथ। तो इससे हमारा क्या निकल के आया? दीर्घ वाला ए। उसके बाद क्या है? रे। रे में क्या है हमारा? लघु ए। और फिर क्या है? के। और के के साथ क्या है? दीर्घ ए। तो इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से हो जाएगा। आप आराम से ही क्या है कर लेंगे, यदि आपको इस संयुक्त वर्ण के रूप में जानकारी है कि ये वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है। चलिए, अब हम लोग यहीं पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इस वर्ण का मैंने आपको बताया कि ये वर्ण किस किस से मिलकर बनता है? आधे दे से और या से। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। आपने विद्यालय लिखा देखा होगा। विद्यालय, विद्यालय। तो हम लोग यहाँ पर यदि आपको विद्यालय का वर्ण विच्छेद करने को पूछा जाए तो आप गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आप इसको धा समझते हैं, और कई लोग लिखते भी इस विद्यालय को इस प्रकार से हैं। इस वर्ण को क्या समझ लेते हैं? धा समझ लेते हैं। तो आप इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से कर देंगे कि वा में क्या है? लघु ई की मात्रा। उसके बाद क्या है? धे। और धे में क्या है? दीर्घ ए। तो इस प्रकार से जब आप करते हैं तो वो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धा शब्द का तो, धा वर्ण का तो प्रयोग हुआ ही नहीं है। धा वर्ण का तो प्रयोग हुआ ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर धा लिखना गलत हो जाता है। धा लिखना क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो विद्यालय, यदि मैं इसके अलावा विद्यालय को लिखना चाहूँ तो मैं इस प्रकार से यदि लिखता हूँ विद्यालय, और आप जब गूगल पर टाइप भी करते हैं तो वहाँ पर इसी प्रकार से ही लिखा आता है विद्यालय, तो वो हमारा क्या? सही माना जाएगा। ये दोनों ही हमारे क्या है? सही माने जाएंगे। लेकिन यदि आप इस वर्ण के स्थान पर धा का प्रयोग करते हैं तो वो आपका बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि धा तो वहाँ पर कहीं दूर दूर तक धा का वास्ता नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर गलती कर देते हैं। इसलिए हमें इनका जो संयुक्त रूप है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ण विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए। तो ये चीज़ आप समझे कि हमारा किसका है? दा का और या का संयुक्त रूप। इसकी मैं बात करूं तो ये हमारा आधे दे प्लस दे से मिलकर बना है। यानी कि जब दो बार दे आए तो उसको संयुक्त रूप दे दिया गया और उसको इस प्रकार से लिख दिया गया। इसका मैं यदि आपको एग्जाम्पल दूं तो मैं, जैसे आपने कई बार लिखा देखा होगा उद्देश्य। उद्देश्य आपने इस प्रकार से लिखा देखा होगा, उद्देश्य।
उद्देश्य इस प्रकार से लिखा होता है और उद्देश्य को हम इस प्रकार से भी सही लिख सकते हैं। ये भी हमारा उद्देश्य सही माना जाएगा, इसमें भी क्या है कोई भी गलती नहीं है, ये भी उद्देश्य हमारा सही है। तो इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वैज्ञानिकों जो हमारे हिंदी वैज्ञानिक हैं हर वो क्या है इस चीज़ में लगे रहते हैं कि हमारी हिंदी भाषा को इतना मतलब सरल तरीके से बना दिया जाए कि उसमें लिखने में समय कम लगे, जिससे क्या है हिंदी भाषा को लिखने में टाइम की बचत हो और जल्दी जल्दी हम उसको लिख सकें। तो वही इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि जब ये दो दय एक साथ आए तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों दय को मिलाकर एक संयुक्त वर्ण को बना दिया और उसको इस प्रकार से लिख दिया। अब आप नेक्स्ट वर्ण देखें जो आप यहाँ पर लिखा है, इसका निर्माण किस किस से होता है? तो इसका निर्माण होता है दा प्लस माँ से, आधे दा प्लस माँ से, आधे दा और माँ से इसका निर्माण होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने लिखा देखा होगा पद्मिनी, इस प्रकार से आपने लिखा देखा होगा पद्मिनी। लेकिन यदि मैं आपने कई बार इस संयुक्त वर्ण के साथ भी लिखा देखा होगा पद्मिनी, जैसे मैं लिखता हूँ इस प्रकार से भी आपने पद्मिनी लिखा देखा होगा। तो दोनों ही हमारे क्या हैं सही हैं। अब आप सोच के देखिए एक बार, यदि आपको ये पद्मिनी वर्ण दे देता और आपको पूछता है इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, तो तब तक जब तक आपको इस वर्ण की जानकारी नहीं होगी कि ये वर्ण हमारा इस वर्ण के अंदर कौन कौन से वर्ण छुपे हुए हैं, तो आप कैसे उसका वर्ण विच्छेद कर पाएंगे? तो आप वर्ण विच्छेद नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी प्रकार के अधिकतर वर्ण विच्छेद पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, पद्मिनी में हमारा कौन सा दा और माँ का संयुक्त रूप क्या है, संयुक्त रूप का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से ये हमारा वर्ण मिलकर बनता है दा प्लस धा से, दा प्लस धा से। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे लिखा होता है शुद्ध, क्या लिखा होता है शुद्ध, इस प्रकार से। और शुद्ध हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, शुद्ध, इस प्रकार से हम लोग शुद्ध लिखते हैं। लेकिन यदि जो लोग इस प्रकार से शुद्ध लिख रहे हैं इस प्रकार से, तो वो हमारा क्या है गलत माना जाएगा, क्योंकि इस धा का जो स्थान है वो कहाँ रहता है, यहाँ नीचे, ना कि यहाँ शिरोरेखा के पास। तो हमेशा इस तरीके से आपको कभी नहीं लिखना है, हमेशा सही ई माना जाएगा, ये हमेशा गलत माना जाएगा। शुद्ध आप ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे सही हैं। इसमें भी क्या होता है, हमें लगता है शुद्ध में क्या होता है दा पूरा होता है और आधा धा होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर ये आधा धा होता है यहाँ पर और दा हमारा कैसा होता पूरा होता, तो फिर हम किस प्रकार से लिखते इसको, इस प्रकार से लिखते और ये हमारा क्या होता फिर शुद्ध, क्या होता हमारा शुद्ध। तो वो हमारी क्या फिर चीज़ है वो फिर गलत हो जाता है। इसलिए शुद्ध क्या है इस प्रकार से लिखा जाता है, उसमें दा आधा होता है और धा कैसा होता है पूरा होता है। अब मैंने इसके आपको एग्जांपल दे ही दिए हैं, द्वारका, इसमें आप देख सकते हैं। अब आप जो नेक्स्ट वर्ण देख रहे हैं ये हमारा मिलकर बनता है दा प्लस भा, दा और भा का क्या है संयुक्त रूप। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग लिखते हैं तद्भाव, तद्भाव हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं। लेकिन यदि मैं संयुक्त वर्ण के रूप में प्रयोग करूँ तद्भाव में, तो हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं तद्भाव, इस प्रकार से भी आपने लिखा देखा होगा। तो ये क्या है, दोनों ये जो वर्ण है वो क्या है दा और भा का संयुक्त रूप है। तो इन दा के रूपों को आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगी। इन सारी चीज़ें आपके वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद सब जगह आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। और यदि आप इनको नहीं सीखते हैं तो आपको आगे जाके बहुत समस्या आएगी और आप हमेशा ही इन चीज़ों को गलत करके आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ण है वो है हमारा क्या, हा वर्ण के, हा के संयुक्त वर्ण रूप। इस दा के स्थान पर आप किसको लिखेंगे, हा के संयुक्त वर्ण रूप, हा के संयुक्त वर्ण रूप, हा के संयुक्त वर्ण रूप। इसमें हमारे कौन कौन से वर्ण बनते हैं, एक वर्ण बनता है कैसा, इस प्रकार से, और एक वर्ण हमारा बनेगा किस प्रकार से, इस प्रकार से। और नेक्स्ट जो वर्ण बनेगा हमारा इस प्रकार से, नेक्स्ट जो वर्ण बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से। और एक वर्ण किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। हा के साथ हमारे 5 वर्ण बनते हैं जिनका ज़्यादा रूप में क्या है प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। तो इनको भी हम देख लेते हैं। जो ये हा होता है
जो ए हा और जो इस प्रकार से यहाँ पर लगा होता है हा, और इसके साथ एक क्या लगा होता है वा, तो इसका निर्माण होता है किससे, आधे है से प्लस वा से, आधे है से प्लस वा से। इसका मैं यदि एग्जाम्पल दूं तो मैं लिखता हूँ होइल। हम लोग होइल इस प्रकार से लिखते आए हैं अभी तक, होइल इस प्रकार से लिखते आए हैं, सॉरी होइल। तो ये हमारा होइल बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर वा पहले नहीं रहता है, हमारा क्या रहता है, हा पहले रहता है, और वा आधा नहीं हा आधा रहता है। तो होइल को सही प्रकार से कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से आप सही उसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, होइल। यदि मैं संयुक्त वर्ण के रूप में लिखें तो हमारा इस प्रकार से भी होइल सही है, ये भी हमारा क्या है, होइल बिल्कुल करेक्ट है। तो ये चीज़ें हमें अब नहीं करनी है कि होइल को क्या है हम अभी तक गलत ही लिखते आ रहे थे। इसकी यदि मैं बात करूं तो ये हमारा मिलकर बनता है आधे है से प्लस या से, आधे है से प्लस या से। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने एक शब्द लिखा देखा होगा ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस इस प्रकार से भी क्या है हमारा लिखा देखा होगा, और हम लोग ह्यूमस इस प्रकार से लिखते हैं। सही हमारे दोनों ही हैं, सही हमारे दोनों ही हैं। तो मेरा यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि जब भी आपको इस पर है और या का संयुक्त वर्ण आपको दिखे इस प्रकार का, तो और उसमें आपको वर्ण विच्छेद करना हो तो आप इसमें कन्फ्यूज ना हो कि इसमें कौन कौन से वर्ण छुपे हुए हैं। तो हमारा है और या छुपे हुए हैं। इसके बाद यदि मैं इसकी बात करूं तो यह हमारा क्या, आधे है प्लस मैं का संयुक्त रूप, आधे है प्लस मैं का संयुक्त रूप। जैसे मैं लिखता हूं ब्रह्म, जैसे मैं क्या लिखता हूं, ब्रह्म, ब्रह्म हमारा इस प्रकार से भी क्या है, सही है ब्रह्म। यदि मैं इस ब्रह्म को इस प्रकार से भी लिखता हूँ तो भी हमारा कैसा रहेगा, सही रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखना है, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे इन चीज़ों में। सिर्फ आप छोटी छोटी बातों को जान लीजिए कि इस प्रकार का जो वर्ण है आप 2-3 बार इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। इसका तो आप आसानी से समझ ही सकते हैं कि ये किससे मिलकर बनता है, आधे है से और ले से, क्योंकि उसमें हा और ला छुपा हुआ है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो वर्ण हमारे छोटे दिखेंगे वो कैसे रहेंगे, आधे रहेंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। जो वर्ण आपको आधे दिखेंगे वो पूरे रहेंगे, और जो वर्ण आपको पूरा दिखेगा वो कैसा रहेगा, आधा रहेगा। इसका यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो जैसे एक शब्द आता है अलहाद, अलहाद इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अलहाद को हम अहलाद क्या होगा हमारा, अहलाद, अहलाद को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अहलाद, क्या लिख सकते हैं, अहलाद। तो आपको एक चीज़ और आप विशेष ध्यान रखेंगे क्या, कि आप जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप उसको, यदि आपको यहाँ पर इस प्रकार का वर्ण देख रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हा पहले आएगा या फिर ला पहले आएगा, तो आप इसकी क्या है निर्माण को थोड़ा देख लेंगे कि इसका निर्माण किससे हुआ था। पहले हा आया था, फिर क्या आया था, ला आया था। उसके बाद एक और बात आप याद रख सकते हैं कि जो छोटा है वो कैसा है, पूरा, और जो पूरा है तो वो कहाँ पर आएगा, बाद में। और जो आधा है, जो बड़ा है जिसके साथ ही हमारा आधा वर्ण लगा हुआ है, यानी कि जो ले लगा हुआ है, वो हमारा कैसा है, आधा, और वो कैसा आगे आएगा। तो इस चीज़ भी आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। इसका निर्माण होता है किससे, हा प्लस ना से, हा प्लस ना से। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ चिन्ह, चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। चिन्ह को क्या है, इस प्रकार के चिन्ह को भी क्या है अब मान्यता दे दी गई है, ये भी हमारा चिन्ह क्या है, सही माना जाता है। इस प्रकार से यदि हम चिन्ह लिखते हैं तो ये भी सही माना जाता है। अब इसको सही क्यों मान लिया गया, क्योंकि क्या है इसका प्रचलन ही इतना ज़्यादा हो गया था, इसका इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया था कि वैज्ञानिकों को फिर आखिरकार क्या करना पड़ा कि इसको मान्यता देनी पड़ी और इसको सही मान लिया गया। तो ये चीज़ें हमारी क्या थी, हा के संयुक्त वर्ण रूप की। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करके इनको एग्जाम्पल सहित आप लिखेंगे और आप इनको याद 2-3 दिन आप इसकी क्या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रा के संयुक्त वर्ण रूप, रा के संयुक्त वर्ण रूप। तो रा के संयुक्त रूप के बारे में मैंने शायद आपको पूरा डिटेल से पढ़ा दिया था कि रा के रूप कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। रा के रूप मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ा दिए थे। तो यह इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ कि रा के संयुक्त वर्ण रूप कौन कौन से होते हैं। जैसे नंबर 1 होता है क्या, पदैन रूप, पदैन रूप। जिसको भी इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ना है वो लोग पुरानी वीडियो देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है, जिनने देखी है उन्हें समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि पदैन रूप जब भी किसी व्यंजन के साथ प्रयोग होता है रा का पदैन रूप, तो वो व्यंजन कैसा होता है, आधा होता है। जैसे मैं लिखता हूँ प्रकाश, मैंने क्या लिखा, प्रकाश।
तो यहाँ पर पा और रा का ये क्या है, संयुक्त वर्ण रूप। तो यहाँ पर हमारा रा तो कैसा रहता है, पूरा रहता है, लेकिन जिसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है वो कैसा रहता है, आधा। जैसे यदि मैं इस प्रकाश का वर्ण विच्छेद करूँ तो पा हमारा आधा रहेगा, इसके साथ क्या है, रा पदेन रूप में है। रा हमारा कैसा रहता है यहाँ पर पूरा, तो रा के साथ ए रहेगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, के और क्या है, दीर्घ ए, शे और ए। इसका सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, इस प्रकार से होगा। हमारा रे कैसा रहता है, इसमें पूरा रहता है, और जिसके साथ इस पदेन रूप वाले रे का प्रयोग होता है वो हमेशा कैसा होता है, आधा होता है। दूसरा रूप मैंने आपको बताया था इस पदेन रूप का ही, कि जब इस पदेन रूप का प्रयोग गोल व्यंजनों के साथ होता है, यानी जिनको आधा नहीं लिख सकते, गोल व्यंजनों के साथ होता है, तो वो क्या है, पाई के रूप में होता है। जैसे हम लिखते हैं ट्रक, क्या लिखते हैं, ट्रक। तो मैंने आपको बताया था कि इन गोल व्यंजनों को आधा हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए इन गोल व्यंजनों को आधा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। और जब इस हल चिन्ह के साथ इस रा की पदेन रूप का प्रयोग होता है इस प्रकार से, तब ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, फिर एक पाई का रूप बना लेते हैं। रा का और रा के पदेन रूप का और हल चिन्ह का, ये हमारा क्या है, हल चिन्ह, और ये क्या है, रा का पदेन रूप। जब ये दोनों एक साथ इसका प्रयोग होता है तो ये संयुक्त रूप से पाई का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि गोल व्यंजनों को पाई व्यंजन भी कहा जाता है। बड़े ही डिटेल से मैंने चीज़ें डिस्कस की थी। तो यहाँ पर जैसे क्या लिखा है, ट्रक, ये क्या लिखा है, ट्रक। तो यहाँ पर ये क्या है, रा और टा का एक संयुक्त रूप है। तो यहाँ पर भी हमारा टे कैसा रहता है, आधा। रे हमारा यहाँ पर पूरा रहता है, और हमारा क्या है, के और ए। इस प्रकार से इसका क्या होगा, वर्ण विच्छेद होगा। इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद होगा। तो यहाँ पर जब भी रा जिस वर्ण, जो ये पदेन रूप वाला रा है, जब भी किसी व्यंजन के साथ प्रयोग होगा तो वो व्यंजन कैसा होगा, आधा होगा। तो ये क्या था, रा का पदेन रूप। उसके बाद एक होता है रा का रेफ रूप। क्या होता है, रेफ रूप। रेफ रूप, रेफ रूप मतलब किस प्रकार से लगती है, जब भी शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जब भी शिरोरेखा के ऊपर वाला ये रा लगता है। जैसे मैं लिखता हूँ वर्षा, क्या लिखूँ, मैंने क्या लिखा, वर्षा। तो वर्षा मैंने जब लिखा तो इसमें जो ये ऊपर रा लगा, इस शिरोरेखा के ऊपर रा लगा, तो सिर्फ यही रा हमारा कैसा होता है, आधा होता है। कैसा होता है, आधा होता है। बाकी जो ये रा होते हैं हमारे, जो नीचे लगते हैं शिरोरेखा के नीचे, वो कैसे होते हैं, पूरे होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रा का रेफ रूप। क्या कहलाता है, रा का रेफ रूप। तो ये हमारे रा के कुछ एग्जाम्पल थे, और इसके रेफ रूप और पदेन रूप के बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे क्या थे, संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर या व्यंजन गुच्छ की इस प्रकार से क्या है, कौन कौन से वर्ण एक साथ मिलकर आ सकते हैं। इसके अलावा और भी क्या है, शब्द आपस में आ सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर प्रयोग होते हैं उन चीज़ों को हमने जान लिया है, और वही हमारे क्या अधिकतर प्रयोग होते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि रा की जो ऊ है, दीर्घ ऊ और लघु ऊ, दीर्घ ऊ और लघु ऊ की मात्रा रा के साथ किस प्रकार से प्रयोग होती है। जैसे ये क्या है, रा, और ये क्या है, रा। इसके साथ मैं एक मात्रा इस प्रकार से लगाता हूँ और एक मात्रा इस प्रकार से लगाता हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें छोटे ऊ की मात्रा है कि दीर्घ ऊ की मात्रा है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है कि दीर्घ ऊ की मात्रा है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस रा के साथ ये गोल घुमावदार इस प्रकार से मात्रा लगी होगी, गुंडीदार मात्रा, तो वो मात्रा होगी किसकी, दीर्घ ऊ की। और जिसमें ये घुमावदार आकृति नहीं होगी वो हमारे किसकी होगी, छोटे ऊ की मात्रा होगी। जैसे मैं लिखता हूँ रूप, तो रूप हमेशा रूप में बड़ी ई की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा होती है। जैसे मैं लिखूँ गुरु, तो गुरु में हमेशा छोटे ऊ की मात्रा होती है, छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो इस चीज़ में भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यदि आप वर्ण विच्छेद करते हैं और इस प्रकार का कोई शब्द देता है जिसमें ऊ की, रा के साथ ऊ की या दीर्घ ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया हो, तो आप इसको ज़रूर बड़े की ध्यान से देखना, वरना आप जल्दबाजी में क्या है वहाँ पर छोटे ऊ की जगह दीर्घ ऊ आप लिखाएँ और दीर्घ ऊ की जगह आप छोटा दीर्घ ऊ लिखाएँ, तो उसमें क्या है आपको गलती नहीं करनी है। जहाँ पर गोल घुमावदार घुंडी होगी वो हमारा क्या होगा, दीर्घ ऊ, और जहाँ पर घुंडी नहीं होगी वो हमारा क्या होगा, छोटा ऊ। तो ये हमारे क्या थे कि हमें लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, कि कौन से वर्णों को हमें कहाँ पर कैसा लिखना है, और शिरोरेखा का प्रयोग हमें कहाँ करना है, खा को हमें कैसा लिखना है, रव की तरह नहीं लिखना है। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं किसकी, उच्चारण संबंधी सावधानियाँ। उच्चारण संबंधी सावधानियाँ, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, मेन हेडिंग, उच्चारण संबंधी
सावधानी, उच्चारण संबंधी सावधानी। जिसमें पहली सावधानी क्या है, जिसमें पहली सावधानी क्या है कि जब किसी शब्द में, आप एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, किसी शब्द में जब सा पहले आता है, कौन सा, सा जब पहले आता है, आधा सा जब आएगा, यानी कि स्वर इसमें नहीं होगा, आधा सा जब आएगा किसी शब्द में, जब इस सा हमारा आएगा और उस शब्द के तुरंत बाद ही का से लेकर माँ तक कोई वर्ण आता है, का से लेकर माँ तक कोई वर्ण आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, स्थान। जब भी हमारा आधा से किसी शब्द की शुरुआत में आएगा और उसके तुरंत बाद ही क्या आएगा, का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक कोई भी व्यंजन आएगा तो हमें क्या है, सा से पहले ई की ध्वनि आती है, यानी कि ई होने का हमें भ्रम रहता है, लेकिन वहाँ पर ई होती नहीं है। जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं स्थान, तो हमें किसकी ध्वनि आई, ई की ध्वनि आई, स्थान। क्यों ना हमने इसे ऐसा क्यों नहीं पढ़ा, सथान, सथान क्यों नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा इसे, स्थान। जैसे मैं कुछ और लिखता हूँ, मैंने लिखा स्नान, स्नान, या मैं लिखता हूँ स्पर्श, स्पर्श। तो मैं जब इस सा को उच्चारण कर रहा हूँ तो इसके पहले किसकी, ई की ध्वनि आ रही है, स्पर्श, स्पर्श, स्थान, स्थान, स्नान, स्कूटर, स्फूर्ति, और भी कई वर्ण हो सकते हैं, यानी कि कई शब्द हो सकते हैं जिनमें क्या होता है, सा जब आए और सा के बाद का से लेके माँ तक कोई भी व्यंजन आता है तो उसमें हमें क्या होता है, ई की ध्वनि आती है, लेकिन ई वहाँ पर होती नहीं है, सिर्फ हमें क्या होता है, भ्रम होता है। एक पॉइंट आप और देख सकते हैं कि जब भी सा के बाद, जब भी इस आधे सा के बाद या से लेके हा तक कोई व्यंजन आए, या से लेके हा तक कोई व्यंजन आए तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर हमें, आप देखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे स्लाइड, जैसे मैंने क्या लिखा, स्लाइड, क्या लिखा मैंने, स्लाइड। तो जब भी सा के बाद या से लेके हा तक, या से लेके हा तक कोई वर्ण आता है तो उसमें हमें सा की ध्वनि सा ही आती है। जैसे आप पढ़ेंगे स्लाइड, स्लाइड, और भी आप देख सकते हैं, जैसे इसका और आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, स्लिप, स्याही, स्लिप, स्याही। तो इन वर्णों में हमें क्या हो रहा है, जब भी का से लेके माँ तक आएगा, जब भी का से लेके माँ तक कोई वर्ण आएगा सा के बाद, तो वहाँ पर हमें क्या होगा, ई की ध्वनि आएगी, और जब भी सा के बाद या से लेके हा तक कोई वर्ण आता है तो वहाँ पर हमें सा की ध्वनि सा ही आती है। जैसे स्लाइड, स्याही, स्लाइड, स्याही, या स्लिप आदि। एक चीज़ और इसमें बनती है कि जब भी इस सा के बाद उआ व्यंजन आए, क्या आए, उआ व्यंजन, जब भी इस सा के बाद उआ व्यंजन आए तो सा के उच्चारण के साथ हमें ऊ की या दीर्घ ऊ की ध्वनि आती है। दीर्घ ऊ या फिर लघु ऊ होने का हमें भ्रम होता है। जैसे मैं लिखता हूँ स्वागत, क्या लिखा, स्वागत, तो आप पढ़ेंगे इसको क्या, स्वागत। तो स्वा, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सा के साथ दीर्घ ऊ या लघु ऊ की मात्रा हो, स्वागत, स्वागत, स्वभाव। तो यानी कि जब भी सा के बाद उआ व्यंजन आता है तो वहाँ पर हमें ऊ या फिर दीर्घ ऊ होने का भ्रम होता है, लेकिन वो वहाँ पर होता नहीं है। तो इन चीज़ों का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें हमें क्या है, उच्चारण के लिए, उच्चारण में हमें क्या है, ज़्यादा सहायता करेंगी। ये छोटी छोटी ही बातें हैं, इनको हम समझ रहे हैं। इनसे रिलेटेड एग्जाम में तो शायद हमारा एग्ज़ाम नहीं आएगा, लेकिन हमारी हिंदी भाषा को काफ़ी सुधार सकती है। अब इसके बाद क्या हमें देखना है, इसके बाद हमें देखना है डे और ढे के प्रयोग। मैंने आपको उत्क्षिप्त वाला डे और ढे पढ़ाया था डिटेल से। उत्क्षिप्त बिंदु कहाँ पर लगता है, डे और ढे के नीचे। तो हमें डे और ढे के प्रयोग पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, डे और ढे। मैंने आपको इसमें बड़े ही डिटेल से सारी चीज़ें बताई थी कि इस बिंदी का प्रयोग, इस बिंदी को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त बिंदी।
तो मैंने आपको बताया था कि इन बिंदी का प्रयोग कहाँ होना है और कहाँ नहीं होना है, बिल्कुल डिटेल से बताया था। लेकिन एक चीज़ थी जो छूट गई थी, वो मैं आपको अभी डिस्कस उसके बारे में किए देता हूँ। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, डे और ढे की प्रयोग हेडिंग डाल के आप उसमें क्या लिखेंगे, डे और ढे हिंदी के नवीन विकसित वर्ण हैं। डे और ढे हिंदी के नवीन विकसित वर्ण हैं, यानी कि नवनिर्मित वर्ण हैं। डे और ढे हिंदी के नवीन विकसित वर्ण हैं। इनका प्रयोग संस्कृत शब्दों तथा विदेशज शब्दों में नहीं होता। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता, संस्कृत शब्दों और विदेशज शब्दों, जो विदेशज शब्द हैं यानी कि जो शब्द बाहर से आए हुए हैं उनके साथ इनका प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग कहाँ होता है, सिर्फ हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के शब्दों में होता है, संस्कृत भाषा के शब्दों में इसमें नहीं होता। जैसे मैं लिखता हूँ निडर, क्या लिखा मैंने, निडर। एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ पंडित, एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ निढाल। तो ये हमारे सारे के सारे वर्ण कैसे हैं, संस्कृत के, किसके हैं, संस्कृत के सारे वर्ण हैं। तो इनमें क्या है, इस बिंदी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये किसके हैं, संस्कृत भाषा के क्या है शब्द हैं, संस्कृत भाषा के ये शब्द हैं, इसलिए इनका प्रयोग कहाँ होना है, हिंदी भाषा में। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, जो सादा वाला डे होता है या फिर ढे होता है उसमें ये प्रयोग होंगे, संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होना है। आप कहेंगे इसकी हमें ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत हमें इसकी ये है कि जब भी आपको क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संस्कृत भाषा का या फिर हिंदी भाषा का है या नहीं, यानी इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है। तो आप यदि उसमें इस प्रकार के क्या है शब्द दिए हुए हैं ऑप्शन में जिनमें डे और ढे का प्रयोग किया गया है, तो आप आसानी से बिंदी देखकर आप समझ जाएंगे कि जिसमें बिंदी लगी होगी वो हमारा क्या होगा, हिंदी भाषा का शब्द, जिसमें बिंदी नहीं लगी होगी वो हमारा क्या होगा, संस्कृत भाषा का शब्द। और मैंने आपको क्या बताया परिभाषा में कि इनका प्रयोग किसके साथ नहीं होगा, संस्कृत शब्दों में और विदेशज शब्द में हमारे जो बाहर से शब्द आए हुए हैं। जैसे मैं लिखता हूँ रोड, क्या लिखा मैंने, रोड। तो रोड एक क्या है, अंग्रेजी शब्द है, रोड में भी क्या है, बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। एक शब्द आता है गड्ढा, गड्ढा जो शब्द है ये है पुर्तगाली का शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा गया गड्ढा किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गड्ढा किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है गड्ढा। ये भी क्या है, कई बार पूछा गया है, आप इसको नोट करेंगे। एक इसका है अंग्रेजी भाषा का। तो इस डे और ढे के बारे में और ये बिंदु है इसके बारे में मैं आपको और ज़्यादा डिटेल से जानना है कि हमें इन वर्णों को ना देखकर, यदि मैं कहीं पर लिख रहा हूँ किसी भाषा को मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो मैं कहाँ बिंदी का प्रयोग करूँ और कहाँ ना करूँ, क्योंकि हमें इतना सारा याद नहीं रहता है कि कौन सा हमारा वर्ण हिंदी का है और कौन सा संस्कृत का है। लेकिन आप कुछ वर्णों को देखकर ये ज़रूर बता पाएंगे कि कौन सा वर्ण हमारा हिंदी का हो सकता है, कौन सा संस्कृत का हो सकता है। तो कुछ वर्ण तो आप देख कर आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा हमारा वर्ण हो सकता है। लेकिन जब आपको खुद लिखना पड़ेगा कोई चीज़, मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें आपको क्या है पता नहीं होगा कि कौन सा वर्ण हिंदी का होगा, कौन सा संस्कृत का होगा। तो उसके लिए मैंने आपको इससे पिछली जो वीडियो थी उनमें मैंने आपको डिटेल से बताया कि इस उत्क्षिप्त बिंदु का प्रयोग कहाँ होना है और कहाँ नहीं होना है। तो मैंने उस चीज़ के बारे में अभी आपको डिटेल से बताया, तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, पुरानी वीडियो है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप इतना अच्छे आराम से आप लोग पढ़ेंगे, जो क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लेखनी शुद्ध करने के लिए, आपकी वर्तनी शुद्ध करने के लिए। और मुख्य रूप से जो मैंने आपको क्या बताया है संयुक्त अक्षर के बारे में जो मैंने आपको बताया, उस चीज़ को आप ज़रूर बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा कि कौन से वर्ण हमारे किन किन वर्णों के संयुक्त रूप हैं, क्योंकि हमें वर्ण विच्छेद में बहुत ही ज़्यादा उनकी आवश्यकता होगी। और एग्ज़ाम में 99% उसी प्रकार के क्या है शब्द के अंदर उसी प्रकार का वर्ण दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, तो हमें वहाँ पर क्या समस्या हो जाती है। इसलिए उनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।